तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तेलुगु हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म को जिसका नाम है मा ओरी पुलिमेरा यानी कि आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर विलेज। ये मूवी 2021 में आई थी जिसका पार्ट 2 हाल ही में ही रिलीज हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, इस मूवी के अंदर जो काला जादू और ट्विस्ट दिखाए गए हैं वो बहुत ही भयानक है। मतलब एंड तक आते आते मूवी सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और मेरे ख्याल से इसे और ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है। आपको देखने में पक्का अच्छा लगने वाला है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है अनिल विश्वनाथ ने। मूवी के अंदर 2 कंकाल एक चिता के ऊपर जल रहे होते हैं, वो भी एक साथ, लेकिन वो किसके हैं किसी को नहीं पता। और उनके साथ में काला जादू किया गया था, वो एक क्रिया के जरिए किया गया था जिसका क्या राज है वो इस मूवी के अंदर पता चलेगा। और हाँ, मैंने हाल ही में द पपेट मैन नाम की एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि शडर के ऊपर हाल ही में ही आई है। आई एम श्योर कि आपने इट फॉलोज मूवी देखी होगी जिसके अंदर एक काफी भयानक एंटिटी सबके पीछे लग जाती है। इसके अंदर भी सेम वैसा है लेकिन एंटिटी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो जाकर जरूर देखना, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक व्यक्ति को दिखाते हुए जिसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता लेकिन उसकी हरकतें दिखाई जाती हैं कि वो किसी के ऊपर काला जादू कर रहा था और उसने आटे से एक लड़की की वूडू डॉल बना रखी थी जिस पर उसने कपड़ा, सिंदूर और बाल लगा रखे थे जिसको वो जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद हम किसी लेडी को डर कर जागते हुए देख पाते हैं, मतलब कि वो गुड़िया इसी लेडी के लिए है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर तभी हम देखते हैं किसी व्यक्ति को जो कि एक प्रेजेंटेशन देख रहा होता है जिसके अंदर काला जादू, पद्मानाभ स्वामी टेम्पल, मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल चीजों का जिक्र था, जिसके साथ ये वाला सीन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेलंगाना के एक गांव को, जास्तीपल्ली को, और इस गांव को भी उस व्यक्ति के प्रेजेंटेशन में हमने देखा था। खैर यहाँ पर हम 2 लेडीज को, लक्ष्मी और रामूला को वाटर टैंक से पानी भरता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर सरपंच का आदमी पानी सप्लाई किया करता था जो कि रामूला से बचे हुए पैसों पर बहस करता है और वो उस पर गंदी नजर भी रखता था। साथ ही साथ वो उस पर काफी चीप रिमार्क्स भी पास करता है जिसके साथ वो लक्ष्मी को भी गलत नजर से देखता है। अब वो दोनों ही अपने घर आ जाती हैं जहाँ पर हम लक्ष्मी के हस्बैंड कोमिरी को देखते हैं जो कि ऑटो चलाता है और अपने ऑटो में उसने एक बोरी को बांध कर रखा हुआ था। और तभी वो लक्ष्मी से कहता है कि पानी लाने के लिए लक्ष्मी को उसे कहना चाहिए था। इस पर वो ये कहती है कि वो रात को काम से आकर थका हुआ था, इसलिए उसने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा। और हम उन दोनों के बीच के प्यार को भी समझ पाते हैं। और उनकी फैमिली में कोमिरी का छोटा भाई जंगा और उनका एक बेटा भी है। खैर तभी हम रामूला को देख पाते हैं जो कि उनकी ही पड़ोसी है और उसके हस्बैंड का नाम बालिजा है, वो भी ऑटो चलाता है और उन दोनों फैमिली में बहुत ही अच्छे संबंध है। साथ ही साथ वो कोमिरी का बहुत अच्छा दोस्त भी है। अब रामूला घर आकर अपने हस्बैंड पर गुस्सा करने लगती है और वो बाहर चला जाता है। वहीं जंगा रामूला से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे सरपंच के आदमी के बारे में बताती है और अब वो गुस्से में उसे सबक सिखाने के लिए जाने लगता है। लेकिन लक्ष्मी उसको रोक देती है और ये कहती है कि वो अभी कोई भी लड़ाई ना करे क्योंकि कुछ ही दिनों में पुलिस इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बड़े भाई ने उसके लिए काफी मेहनत करी है, तो वो उनके बारे में सोचे, जिस पर वो मान जाता है। खैर अगले सीन में जंगा और बालिजा सब्जी लेने जा रहे होता है, तभी उन्हें रास्ते में रिचुअल काला जादू का सामान पड़ा हुआ मिलता है। इसे देख बालिजा बोलता है कि गांव में उसने गॉसिप सुनी है कि कोई काला जादू करता है और उन्हें रिचुअल वाले चीजों को नहीं छूना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। वो रास्ते में पड़ी मिले तो रास्ता बदल लेना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में दिक्कतें आ सकती है। हालांकि जंगा इन सब चीजों में नहीं मानता था, लेकिन उसका डर देखकर वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि कोमिरी उसी रास्ते से उस सामान को कुचलता हुआ निकल जाता है। खैर अब हम उसकी थोड़ी बहुत लाइफ एक्टिविटीज को देख पाते हैं जहाँ पर वो दिन भर ऑटो चलाकर पैसे कमाता है, घर आकर थोड़े पैसे लक्ष्मी को देता है और थोड़े पैसे जमा करता है, खाना खाता है और बाहर खेतों में घूमने या फिर टॉयलेट वगैरह चला जाता है। अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होता है, मीन्स उसकी लाइफ पूरी तरह से खुशहाल थी जो कि एक नॉर्मल पर्सन या फिर विलेज पर्सन की होती है। खैर इसी बीच हम गांव के सरपंच को देखता है जिसने कि गांव की सबसे सुंदर लेडी को अपनी मिस्ट्रेस बनाया हुआ था, जिससे एक आदमी जलता भी है और अपने चेले से उसके बारे में बात करता है जो कि बताता है कि उसे सरपंच बनना पड़ेगा तो वो लेडी उसकी मिस्ट्रेस बन जाएगी या फिर उसे सरपंच को ही रास्ते से हटा देना चाहिए, जिसके लिए उसके पास कुछ लोग भी है, जिस पर वो आदमी भी हाँ करता है। खैर अब कोमिरी रात को घर आकर खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी उसे गांव के एक आदमी का कॉल आता है जिनको उनकी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में बैठाया गया था, जहाँ पर वो जल्दी ही जाता है और वो उसे बताते हैं कि जमींदार का बेटा उसकी बेटी को छेड़ रहा था, जिसकी कंप्लेन करने बेटी थाने आई है और यहाँ पर थानेदार ने उनको ही गलत चार्जेस में बैठा लिया है।
खैर यहाँ पर कोमिरी जमींदार से बात करता है, उनसे माफी मांगता है कि वो बच्ची शहर में पढ़ती है और उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, जिस पर जमींदार उसे पीटता है और फिर थानेदार उसे दोबारा गलती होने पर थाने में बंद करने की धमकी देकर केस को क्लोज कर देता है और उन दोनों को छोड़ देता है। खैर अब वो बाप बेटी उसे धन्यवाद देकर घर चले जाता है और थाने के अंदर हम एक कांस्टेबल को भी देख पाते हैं जो कि कोमिरी को जानता था। तो वो उससे पूछता है कि उसने इल्जाम खुद पर क्यों ले लिया, जिस पर वो ये कहता है कि वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता, जिससे हम ये समझ पाता है कि वो कितना अच्छा और साफ दिल का इंसान है, जैसे आज के जमाने में सबको होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। खैर अब अगले दिन वो और बालीजा गांव के स्टॉप पर सवारी लेने खड़े हुए थे और जंगा भी शहर जा रहा था। तभी बालीजा बताता है कि उसकी शराब की आदत से रोज घर पर कलेश होते रहते हैं और आखिरी रात भी कलेश हुआ था, जिस पर कोमिरी उसको समझाता है कि उसको शराब छोड़ देनी चाहिए और अगर वो आम तरीकों से शराब नहीं छोड़ सकता तो वो उसकी मदद कर सकता है, बस वो दिन भर उसके साथ रहे, जिससे कि वो बिजी रहेगा और उसको शराब पीने की तलब नहीं लगेगी। इस पर वो मान जाता है। अब गाँव के अंदर शहर से बस आकर रुकती है, जिससे की एक सुंदर सी लड़की निकलती है, इसे कोमिरी लेने जाता है, लेकिन वो सरपंच की बेटी थी जिसे उसके लोग पिकअप करने आ गए थे। अब एक कपल वहाँ पर आता है और कोमिरी उन्हें पिक करके डेस्टिनेशन पर ले जाने लगता है और उसके साथ बालीजा भी था। अब वो दोनों दिन भर साथ रहते हैं, दिन भर ऑटो चलाता है और रात को साथ ही घर आता है, जहाँ पर कोमिरी से बचकर वो ठेके पर पहुंच ही जाता है, यानी कि तलब बहुत ही गंदी चीज होती है। इसके बाद वो शराब पी लेता है और नशे में सरपंच के आदमी के साथ झगड़ा भी कर देता है। अगले दिन अब कोमिरी सरपंच के घर जाता है, क्योंकि उसने रात से ही बालीजा को पकड़ के रखा था और उसकी बहुत ही ज्यादा पिटाई करी थी। और सरपंच एक बुरा, क्रूर और घमंडी आदमी है, जिसके घर पर कोई भी चप्पल पहनकर तक नहीं जा सकता था। तभी कोमिरी उससे बालीजा को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन वो उसे इसके लिए मना कर देता है और ब्रामुला भी वहाँ पर आ जाती है, अपने पति को छोड़ने की भीख मांगती है, जिस पर वो गंदी नजर डालता है। वो उससे गंदी गंदी बातें बोलता है और उसके पल्लू से फर्श को साफ करने के लिए बोलता है, नहीं तो वो बालीजा को खत्म कर देगा। और वो बेचारे डर कर अपने पल्लू से उसके घर के फर्श को साफ करती है, इससे कोमिरी बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और सरपंच रामूला से बोलता है कि अगर उसके पति ने अब गलती करी तो रामूला को उसके बिस्तर तक आना पड़ेगा, यानी कि अब गलती की माफी उसे खुद को सौंप कर चुकानी पड़ेगी। खैर अब वो सब घर आ जाते हैं, जहाँ पर कोमिरी बालीजा पर गुस्सा करता है, उसको डांटता है और समझाता है और लक्ष्मी भी उस पर गुस्सा करती है। साथ ही साथ रामूला तो उससे नाराज और उदास थी ही, इससे वो माफी मांगता है और कभी ना शराब पीने की शपथ ले रहता है। खैर तभी वहाँ पर जंगा भी आ जाता है और वो लोग उससे ये बात छुपा कर रखते हैं और वो उनको बताता है कि उसका सिलेक्शन पुलिस कांस्टेबल के पद पर हो चुका है, जिससे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, खास करके कोमिरी जिसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी, पाई पाई बचाई थी, जिसे वो कुछ बनते हुए देखना चाहता था। साथ ही साथ जंगा लक्ष्मी के लिए नई साड़ी भी लेकर आया था। अब रात को लक्ष्मी कोमिरी को खाना देती है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो वो आज कुछ भी नहीं करना चाहता था। खैर अगले दिन वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़ने जाता है और जंगा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि उसे नई जॉब पर अनसॉल्व्ड केसेस सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, मिस्टीरियस चीजें सुलझाने का मौका मिलेगा। लेकिन थानेदार उसे उसके घर पर सब्जी देने के ऑर्डर्स लेते हैं, जिससे उसे थोड़ी निराशा होती है, लेकिन वो कांस्टेबल ऊपर से नया नया, तो उसे सीनियर्स के ऑर्डर्स मानने ही होंगे। खैर वो सीनियर के घर पर सब्जी देकर लौट ही रहा होता है कि तभी उसे उसके अंकल का कॉल आता है, जो कि एक ज्योतिषी टाइप इंसान है, जादू टोना करने वाला इंसान है, जो कि उससे ये कहता है कि वो अभी कोमिरी का खास ध्यान रखे, क्योंकि उसके ग्रह अभी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, जिस पर उस पर कोई संकट आ सकता है और वो अगले महीने आकर उससे मिलेंगे। और ये सुनकर जंगा थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। तभी हम सरपंच को देख पाते हैं, जो कि शहर से लौट रहा होता है। तभी उसकी कार के आगे कोई जानवर आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो ऑन द स्पॉट ही बहुत ही बुरी तरह से कट पिट कर खत्म हो जाता है। अब ये खबर बालीजा और जंगा कोमिरी को सुनाते हैं और बालीजा तो बहुत ही ज्यादा खुश था, जो ये कहता है कि वो इस दिन को सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि सरपंच एक बहुत ही बुरा आदमी था और रिसेंटली ही उसने उन लोगों को ह्यूमिलेट भी किया था। और जंगा भी कहता है कि सरपंच बुरा आदमी था, जिसका वो शोक क्यों ही मनाएंगे। लेकिन कोमिरी ये कहता है कि किसी के भी मरने के बाद सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए और वो सरपंच की बेटी का सोचे, क्योंकि इस एज में अनाथ हो गई है। साथ ही साथ सरपंच से जलने वाले उस आदमी को भी हम सेलिब्रेट करते हुए और सरपंच की बेटी को रोते हुए देख पाते हैं। एनीवेज अब इसके बाद हमें तेलंगाना का एक लोकल येट काफी बड़ा फेस्टिवल दिखाया जाता है, जहां पर गांव के सभी लोग सेलिब्रेशन करते हैं और ये फेस्टिवल माता रानी के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा था। खैर अगले दिन सभी अपने अपने काम पर थे और जमुना को लक्ष्मी कॉल करके घर बुलाती है और उससे कहती है कि रात से ही कोमिरी घर नहीं आया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। और अब जंगा उसे गांव में ढूंढने लगता है। उसका साथ बालीजा भी देता है, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलता।
लेकिन उन्हें एक चिता जलती हुई मिल जाती है जिसके अंदर 2 कंकाल थे, मतलब यहाँ पर 2 लोग जलाए गए थे। अब कोमिरी गायब था तो सबका शक उसी पर था कि उसने ऐसा किया, लेकिन गांव में सब उसे जानते थे कि वो एक नेक आदमी था, भला आदमी था, तो ये काम उसका नहीं हो सकता। और अब सबको ये लगता है कि ये कंकाल उसका ही है, मतलब कि वो मर चुका है। लेकिन उसके साथ दूसरा कंकाल किसका था या फिर उनके साथ में क्या हुआ, ये सबके लिए एक बड़ा सवाल था। अब हम कोमिरी और जंगा के अंकल को देखते हैं जो कि कोई रिचुअल करता है जिससे उन्हें कुछ पता चलता है और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, मतलब उन्हें कुछ भयानक ही पता चला था। जिसके बाद 1 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है और कविता नाम की एक गांव की दूसरी लड़की को हम देख पाते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और उसका पति उसे संभालता है। लेकिन सडनली ही कविता की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ये बताते हैं कि उसका मिसकैरेज हो गया है। जिसको सुनकर उसका पति भाई रमेश और माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछली बार टेस्ट हुए थे तब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, उसका बच्चा भी बिल्कुल ठीक था, तो अचानक क्या हो गया। इस पर डॉक्टर बोलता है कि यही बात तो उसे भी समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। और कविता की बॉडी पर अचानक से ही काले दाग आ चुके हैं, उसकी आंखें लाल सी हो गई है और उसे बहुत ही तेज बुखार आया था। उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था, लेकिन फिलहाल वो स्टेबल थी। अब कहानी फिर से फेस्टिवल वाले दिन पर आ जाती है और रमेश ने एक पंडित जी को अपने घर पर बुलवाया हुआ था जो कि कविता की कंडीशन ऑब्जर्व करके कुछ चीजें पता लगाकर ये बताता है कि ये एक क्रिया या फिर रिचुअल है जिसे रेणुका अवतारम कहते हैं, जो कि एक बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिया है। इसका मतलब कविता अब नहीं बचेगी और ये क्रिया काला जादू में एक्सपर्ट ही कर सकता है, जो कि आसानी से खुद को डार्क में छुपा भी सकता है। मीन्स ऐसे ही उन्हें नहीं मिल जाएगा, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना होगा। अब इतने में ही हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है कि कविता अब नहीं रही। अब पंडित जी रमेश से ये कहते हैं कि रेणुका अवतारम 4 स्टेप्स में किया जाता है। पहले 3 में अपोजिशन को मारने के लिए और आखिरी वाला खुद को बचाने के लिए, जिसकी क्रिया मारने वाले की चिता पर ही होती है। तो रमेश कविता की चिता पर नजर रखे, जिसने उस पर काला जादू किया होगा वो वहाँ पर जरूर आएगा आखिरी स्टेप को पूरा करने के लिए और वो उसको ऐसे ही पकड़ सकता है। खैर अब कविता का अंतिम संस्कार किया जाता है और रमेश चिता के पास रहने के लिए मल्ली को काम देता है कि वो यहाँ पर नजर रखकर आने वाले शख्स के बारे में उसको बताए। खैर तभी हम कोमिरी को देख पाते हैं जो कि रात को 7 से 8 बजे करीब घर आता है। उसे थोड़ी चोट भी लगी हुई थी, जिस पर वो लक्ष्मी को ये बताता है कि वो गिर गया था। इस पर वो कहती है कि उसे अभी ख्याल रखना चाहिए, टाइम बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, क्योंकि वो ज्योतिषी वाली बात उसको भी बता दी गई थी। खैर अब वो रात को करीबन 11:30 बजे टॉयलेट जाने लगता है, जिसे अपनी स्लीपर्स नहीं मिलती तो वो बलीजा की पहनकर निकल जाता है और रास्ते में उसे चिता जलती हुई मिलती है और उसे माचिस चाहिए थी। तो वो मल्ली के पास आता है और उससे ये पूछता है कि ये चिता किसकी है और उससे माचिस मांग लेता है। और तभी मल्ली ये सोच रहा होता है कि वो किसे फंसाकर यहाँ से निकले, लेकिन इतने में ही रमेश यहाँ आ जाता है, जिसको ये लगने लगता है कि कोमिरी ही वो व्यक्ति है जिसने काला जादू किया है और वो उस पर हमला कर देता है और लड़ाई में फिसल कर कोमिरी चिता में गिर जाता है। और रमेश पीछे पलट कर देखता है कि कोमिरी जल रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था और वो उसको पीटने लगता है। साथ ही साथ उसका भाई और कविता का हस्बैंड भी वहाँ पर आकर जलते हुए कोमिरी को पीट कर चिता में मिला देते हैं और ऐसे वहाँ पर 2 कंकाल मिले थे और कोमिरी ऐसे मारा गया था, यानी कि एक कंकाल कविता का था और दूसरा कंकाल कोमिरी का। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और थानेदार रमेश और उसके भाई की ओर से लक्ष्मी और जंगा से सेटलमेंट करके केस वापस लेने का प्रेशर उन पर डालता है और मजबूरी में पैसे लेकर उन्हें केस वापस लेना पड़ता है। खैर अब गुस्से में जंगा रमेश का पीछा करता है और उससे लड़ाई भी कर लेता है, जो कि उसको बताता है कि कोमिरी काला जादू किया करता था, उसने उसकी बहन पर भी काला जादू किया था जिसकी सजा उसे मिल गई। लेकिन जंगा को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि क्या रमेश ने ऐसा कुछ देखा था कि वो काला जादू कर रहा हो। इस पर वो कहता है कि उसने देखा तो नहीं था, लेकिन उसे उस पर पूरा शक हुआ था। और ये सुनकर जंगा को बहुत दुख होता है कि उसका भाई एक शक के चलते ही मारा गया। खैर अब तभी वो एक मुहिम छेड़ देता है कि काले जादू के शक में जिन जिन लोगों को मारा गया है वो सबकी लिस्ट, न्यूज और रिकॉर्ड्स निकालता है और कोर्ट के अंदर एक केस फाइल करता है कि ऐसी चीजों के लिए एक लॉ पास होना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऐसे शक में मारे जाते हैं उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं किया जाता। खैर अब कोर्ट हियरिंग शुरू होती है और यहाँ पर रमेश और उसका भाई साफ मुकर जाता है। जंगा अपनी दलील रखता है जो कि सिर्फ उसके भाई के लिए नहीं थी, बल्कि हर एक ऐसे के लिए थी जो कि काला जादू के शक में पिटे या फिर मारे गए। अब जज दोनों की दलीलें सुनते हैं और अगली डेट दे देते हैं। किसी भी जंगा अपनी और रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करता है, साथ ही साथ हम और भी लोग उसकी मुहिम में उसके साथ जुड़ते हुए देख पाते हैं और उसे भर भर कर न्यूज कवरेज भी मिल रही होती है। खैर अब कोर्ट की अगली तारीख आती है और यहाँ पर जज सबूत पेश करने को बोलता है, लेकिन सबूत यहाँ पर कुछ था ही नहीं और मल्ली जिसके सामने सब कुछ हुआ था वो उस दिन से गायब था। इसका शक भी जंगा रमेश पर ही करता है
और वो कहता भी है कि गांव में सब जानते हैं कि ये काम रमेश का है, लेकिन जज को सबूत या फिर गवाह चाहिए थे। और तभी जमुना कहता है कि उसके पास सबूत तो है, और वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसके अंदर उस दिन पुलिस स्टेशन में रमेश और उसके भाई में केस सेटल करने के लिए पैसे दिए थे, जिस पर उनका वकील बातें घुमाने की कोशिश करता है कि उन्होंने तो खाली मदद करनी चाहिए, लेकिन जज को उन पर अब जरा भी यकीन नहीं था और वो एक पुलिस को ऑर्डर देता है कि वो कोमिरी की मौत को सॉल्व करके उन्हें सबूत ला कर दे। और अब फाइनल वर्डिक्ट 21 को होगा। अब इस बारे में न्यूज में खबर चलती रहती है और जंगा अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। वो एक पुजारी जी से भी मिलता है, अपने अंकल से भी मिलता है, बात करता है। अब फाइनल डेट आ जाती है और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार रमेश और उसका भाई कोमिरी के खून के इल्जाम में दोषी है, तो जज उन्हें सजा देने लगता है। लेकिन तभी जंगा कहता है कि वो ये केस वापस ले रहा है। वो नहीं चाहता कि उन दोनों को सजा हो, क्योंकि इससे उसका भाई वापस नहीं आएगा, बल्कि कोई एक फैमिली सड़क पर आ जाएगी। और उसकी इच्छा है कि काला जादू के शक में मरने वालों पर ध्यान दिया जाए, उनके केस बने और लॉ बने, ताकि कोई कोमिरी की तरह मारा ना जाए। और उसकी ये बातें सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने अपने भाई के कातिलों को जाने क्यों दिया। इवन लक्ष्मी और बालीजा भी शॉक्ड थे कि वो इतने दिन से यही करना चाहता था, लेकिन अब जो हो गया था उसको वापस ले रहा था। खैर अब गांव के अंदर खबर उड़ जाती है कि जंगा ने पैसे लिए हमने केस बदलने के लिए, और लक्ष्मी और बलीजा उस पर गुस्सा करते हैं। तभी वो कहता है कि कोमिरी ने वो सब काला जादू किया था, जिससे वो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। और अब वो उनको बताता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो कि उसने बीते दिनों में करी थी। उसने लक्ष्मी से ये पूछा था कि उस दिन का उसे कुछ याद है, तो उसने बताया था कि कोमिरी के हाथ में चोट लगी थी। अब जंगा यहाँ पर टैक्सी चेक करता है तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत खून था, और ये खून असल में बछड़े का खून था, जो कि उसके लिए भी शॉकिंग था। अब वो पंडित जी से मिलता है और उनसे रेणुका अवतारम के बारे में जानकारी लेता है, एज उसे कविता की स्थिति के बारे में पता चला था। और पंडित जी बताते हैं कि रेणुका अवतारम को एक एक्सपर्ट ब्लैक मैजिशियन ही कर सकता है, जो कि काफी पावरफुल हो, क्योंकि ये रिचुअल बहुत ताकतवर होता है। खैर अब वो आगे बताते हैं कि जिसके ऊपर भी काला जादू करना होता है उसकी आटे की गुड़िया बनाई जाती है, इसे सजाया जाता है, जिसके अंदर उस पर्सन के बाल, कपड़ों का टुकड़ा और पैरों की मिट्टी लगानी होती है। फिर उस डॉल को रिचुअल करके जमीन में किसी लिविंग बीइंग और न्यू बॉर्न बेबी की कॉर्ड के साथ गाड़ना होता है। और हमने जिस आदमी को मूवी की स्टार्टिंग में रिचुअल करते हुए देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि कोमिरी ही था। और हॉस्पिटल से बच्चे का कॉर्ड और बाकी चीजें उसने अरेंज कर ली थी। और लड़की यहाँ पर जो थी वो कोई और नहीं बल्कि कविता थी। इस पर काला जादू किया जा रहा था, यानी कि वो जो औरत डरकर जाग गई थी। पंडित जी बोलते हैं कि ये रिचुअल 2 भागों में होता है। पहला काम होने के बाद बछड़े का सैक्रिफाइस देना होता है जब एक्सपेक्टेड आउटकम आ जाए, और फिर दूसरा फेज होता है खुद को बचाने के लिए, क्योंकि ये क्रिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कई बार बैकफायर भी कर जाती है। और ये मरने वाले की चिता परी की जाती है, और वहाँ पर असल में दूसरे की चप्पल पहन कर जाना होता है। जी हाँ, और उस रात इसलिए ही कोमिरी बलीजा की स्लीपर्स पहन कर गया था और पूरे नेकेड होकर क्रिया करनी पड़ती है। अब जंगा पूछता है कि क्या इस क्रिया के अंदर कोई नियम भी होता है, तो वो भी पंडित जी बताते हैं कि पहला तो हर गुरुवार लोटे से 108 बार सर पर पानी डालकर नहाना होता है। घर के बाहर नींबू भी लटकाने होते हैं, जो कि रंग बदलकर अनहोनी होने का संकेत देते हैं। इंटीमेसी से दूर रहना होता है, और इसलिए ही उस दिन कोमिरी ने ये सब करने के लिए मना कर दिया था। और आखिरी होता है खाट पर नहीं सोना। अब जंगा डॉक्टर वगैरह से बात करता है और उन जगहों को भी देखता है जहाँ पर कोमिरी काला जादू किया करता था। यानी कि सारी कहानी आपस में जुड़ रही है कि स्टार्टिंग से अब तक क्या हो रहा था। और यहाँ पर कोमिरी का भोलापन, सबकी मदद करना, सारी चीजें समझ में आ रही थी। असल में वो कितना खतरनाक था ये तो हम देख ही रहे हैं, या फिर बात इससे भी ज्यादा गहरी थी। खैर अब हम उस रात की सही कहानी देख पाते हैं, यानी कि जिस रात चिता जल रही थी और वहाँ पर कोमिरी असल में आखिरी वाला रिचुअल ही करने गया था। और मल्ली उसे देखकर डर गया था कि वो नेकेड ये सब क्या कर रहा है, रिचुअल कर रहा है, और वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी करता है। रमेश को बुलाने के लिए मैसेज टाइप करता है, लेकिन उसे डर भी लगने लगता है, और अब वो ज्यादा डर जाता है, जिससे उसका फोन वहीं गिर पड़ता है। अब कोमिरी भी फ्री हो चुका था और वो जाने लगता है, लेकिन अब तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है और फिर उनकी लड़ाई होती है। कोमिरी चिता में गिर कर जल जाता है, मतलब मारा जाता है। अब बलीजा ये सारी बातें सुनकर यकीन नहीं कर पाता, तो जंगा उसे मल्ली के फोन की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जो कि उसे उसके घर पर मिला था, जिसके अंदर कोमिरी की रिचुअल वाली वीडियो रिकॉर्डेड थी। और ये सब जंगा ने कोर्ट में इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिर उसकी मुहिम बेकार हो जाती, क्योंकि सबको यही लगता कि शक में मरने वाले लोग असल में ब्लैक मैजिक ही करते होंगे, जैसे कि कोमिरी किया करता था। अब बलीजा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो ये बोलता है कि कोमिरी का कविता सा क्या मतलब। और जंगा बताता है कि शुरू से कोमिरी को अंकल ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। खैर हम देख पाते हैं 15 साल पुराना फ्लैशबैक, जिसके अंदर अंकल खुद भी ब्लैक मैजिक और जादू टोना किया करते थे।
जिनके साथ कोमेरी ही रहा करता था, जिसे स्कूल में एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि कविता ही था और वो भी उसे पसंद किया करती थी। वो दोनों अक्सर मिला करते थे और एक दिन कविता के घर वालों ने उन्हें देख लिया और इस वजह से कोमेरी को स्कूल से निकलवा दिया गया था। इसे अंकल ने संभाला और काला जादू भी सिखाया था। साथ ही साथ वो बहुत ही दुखी रहा करता था और वही दूसरी तरफ कविता का एक नया दोस्त बन चुका था जिससे उसे काफी हर्ट होता है। खैर अब समय बीतता है, कोमेरी बड़ा हो जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है या फिर ये कहे कि वो यादें और कविता उसके मन में कहीं ना कहीं एक कोने के अंदर दब गई थी। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट उस दिन आता है जब उस दिन बस स्टॉप पर एक कपल ऑटो लेता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो कविता और उसका हस्बैंड ही थे। जी हाँ, इतने सालों बाद अब कविता को देखकर उसका पुराना प्यार, पुराना पैशन कोमेरी के अंदर जा पाया और फिर उसके बारे में ही सोचता रहा और उसने रिचुअल कर दिया। कविता की जान ले ली, साथ ही साथ उसने ही सरपंच के ऊपर काला जादू करके उसकी जान ली थी और उस वाटर टैंकर वाले की भी जान उसने ही ली थी जिसने उसकी बीवी को छेड़ा था और ऐसा उसने काले जादू को इस्तेमाल करके किया था। और इसलिए ही जंगा के अंकल ने यानी कि यहाँ पर कोमेरी के अंकल ने उसको बहुत सारी सावधानी दी थी कि कोमेरी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसके नक्षत्र वगैरह खराब है। कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि कोमेरी क्या करने वाला है और ये सब सुनकर बलीजा और लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड और परेशान हो जाते हैं। खैर आगे जंगा ये बताता है कि कोमेरी ने जो कुछ भी किया सरपंच और उसके आदमियों के साथ वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसका रास्ता गलत था। बट उसने कविता के साथ काफी गलत किया और उसे उसके कर्मों की सजा मिलने अभी भी बाकी है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तभी वो रिवील करता है कि कोमेरी अभी भी जिंदा है। असल में उस दिन झगड़े में मल्ली चिता में गिर गया था, इसे रमेश देख नहीं पाया और उसका भाई आकर उसे पीटने लगा तो उन लोगों को पता ही नहीं चला कि चिता में आखिर जला कौन था और इसी बीच कोमेरी भाग गया था। मतलब देख रहे हो कितना शाना है यहाँ पर कोमेरी। क्या तभी जंगा लक्ष्मी से ये कहता है कि वो कोमेरी के लिए कोई उम्मीद न रखे, उसको मरा हुआ ही समझे, क्योंकि वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो वो उसको खत्म करेगा और इंसाफ सबको मिलेगा, यही उसने शपथ ली थी। खैर तभी हम कुछ महीने के बाद में चेन्नई के अंदर कोमेरी को देख पाते हैं जिसके साथ एक लेडी भी थी और शॉकिंगली ये लेडी कोई और नहीं बल्कि कविता थी। और अब बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो चुके हैं कि कविता आखिर जिंदा कैसे है, वो तो मारी गई थी, आखिर हुआ क्या था और अब वो दोनों आगे क्या करेंगे, जो कि जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस फिल्म का सेकंड पार्ट रिसेंटली रिलीज हो चुका है जिसके अंदर हमें सारे जवाब मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो पार्ट जल्दी ही आएगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी माँ ओरी पुले मेरा फिल्म की कहानी यानी कि द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर विलेज। मूवी काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जितने सारे ट्विस्ट हैं वो काफी खतरनाक और बढ़िया है। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर काला जादू वगैरह दिखाया गया है। शुरुआत में देखकर ऐसा लगता है कि मूवी काफी नॉर्मल सी है, लेकिन आगे चलते चलते काफी ज्यादा उलझ जाती है। इनफैक्ट अभी भी ये मूवी उलझी हुई है और पार्ट 2 आते ही सारे असली पत्ते खुल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक्स की बौछार लगा दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। पार्ट 2 जल्दी से जल्दी चाहिए तो जल्दी से पार्ट 2 लिख दीजिए और 10,000 लाइक्स भी कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए stay positive।